गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th की एनसीईआरटी हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 6 का एनसीईआरटी हमारा ख़त्म हो गया है और क्लास 7th में हमने एनसीईआरटी के बहुत सारे चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर एनसीईआरटी चैप्टर 6, जिसमें हम लोग जानेंगे बहुत सारी नई नई चीज़ों को जो कि हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, नगर व्यापारी और शिल्पी जन। तो आज का हमारा चैप्टर है अध्याय 6 चैप्टर 6, नगर व्यापारी और शिल्पी जन। यह अध्याय मध्यकालीन भारत के नगरों, व्यापारियों, कारीगरों और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है। ये मेडाइवल हिस्ट्री है। क्लास 7 में हमें मेडाइवल मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है और ये चैप्टर हमें बहुत सारी चीज़ों को बताएगा। नगरों के बारे में, व्यापारियों के बारे में, कारीगरों, व्यापार के विकास के बारे में बताता है। इस समय भारत में नए नए नगर विकसित हुए जो व्यापार, प्रशासन, धार्मिक गतिविधियों के केंद्र बने। तो ये जो टाइम पीरियड था मेडाइवल टाइम पीरियड, इस टाइम में बहुत सारे नगर बने थे जो कि व्यापार के नज़र से बहुत ज़्यादा महत्व रखते थे। साथ ही मंदिर भी यहाँ बहुत सारे बन रहे थे। इस टाइम में मंदिरों का भी निर्माण हुआ था जो कि उत्कृष्ट श्रेणी की थी। तो मध्यकाल में नगरों का विकास, 8वीं शताब्दी से भारत में नगरों की संख्या बढ़ने लगी थी। 8वीं शताब्दी आते आते भारत में नगरों की संख्या बढ़ने लगी थी। पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था नगरों के बारे में। तो 8वीं शताब्दी में नगरों की संख्या बढ़ने लगी थी। नगरों के बनने का मुख्य कारण क्या था? आखिर वो क्या कारण थे जिससे नगर बन रहे थे? तो व्यापार का विकास। नगर बनने का सबसे प्रमुख कारण था व्यापार का विकास। व्यापार का विकास हो रहा था, शिल्प और उद्योग का विकास हो रहा था, प्रशासनिक केंद्र, धार्मिक स्थल। तो ये 4 महत्वपूर्ण कारण थे जिससे नगरों का विकास हो रहा था। नगर आर्थिक और सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए और ये जो नगरों का विकास हो रहा था वो सामाजिक और आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे, क्योंकि बहुत सारे व्यापार यहाँ से हो रहे थे, बहुत सारे कार्य नगरों से ही हो रहे थे। तो ये बहुत सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। अब नगरों के प्रकार, अब हम लोग देखेंगे कि नगर किस किस प्रकार के हुआ करते थे। और यहाँ पे चैप्टर में दिया हुआ है कि अगर कोई मध्ययुगीन यात्री मध्य युग में जिस क्षेत्र में यात्रा करने जाता है तो वो वहाँ पे क्या देखेगा। तो अगर कोई यात्री आता था तो वहाँ के नगर को देखता था, उसके बाद देखता था कि वो नगर क्यों इतना अधिक विकसित है, आखिर वहाँ पे क्या है, मंदिर है, व्यापार है या व्यापार मंदिर सब कुछ है। तो वो यही देख के आता था और यहाँ पे भ्रमण करता था और इसके बारे में अपने पुस्तकों में वर्णन करता था। तो नगरों के प्रकार, अब हम लोग देखेंगे नगरों के प्रकार, नगर किस किस प्रकार के थे ये हम लोग देखेंगे। तो सर्वप्रथम नगर जो थे वो 3 प्रकार के होते थे: प्रशासनिक नगर, मंदिर नगर और व्यापारिक नगर और बंदरगाह। प्रशासनिक नगर, मंदिर नगर, व्यापारिक नगर और बंदरगाह, 3 तरह के नगर पड़ने थे उस टाइम में होते थे। ऐसे नगर जहाँ राजा और अधिकारी रहते थे। तो प्रशासनिक नगर जहाँ से प्रशासन चलता हो वो प्रशासनिक नगर कहलाएगा। तो जहाँ से प्रशासन चलता है वो प्रशासनिक नगर कहलाएगा। और जहाँ पे राजा और अधिकारी रहते थे, तो जैसा कि नाम से पता चलता है प्रशासनिक नगर मतलब जहाँ पे राजा होंगे, जहाँ से प्रशासन चलेगा उसे ये प्रशासनिक नगर कहा जाएगा। जैसे दिल्ली, आगरा और लाहौर और तंजावुर। तो ये जो शहर थे, दिल्ली प्रशासन का प्रमुख केंद्र था। मेडाइवल टाइम में हमने पढ़ा। तो दिल्ली, आगरा, लाहौर और तंजावुर ये प्रशासनिक शहर थे। यहाँ पे राजा लोग अपना प्रशासन को चलाया करते थे। विशेषताएं, अब क्या विशेषताएं थी यहाँ की? तो यहाँ पे महल हुआ करते थे, किले होते थे, सैनिक छावनियाँ थी, प्रशासनिक भवन थे, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े किले, ये सभी कुछ यहाँ प्रशासनिक नगर में पाया जाता था। इसलिए से प्रशासनिक नगर की विशेषताएँ थी महल, किले, सैनिक छावनियाँ, प्रशासनिक भवन। अब है मंदिर नगर, मंदिरों के आसपास विकसित नगर। मंदिरों के आसपास जो नगर विकसित हुआ करते थे, मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित होते थे? क्योंकि मंदिर में दान दिया जाता था और वो दान का पैसा जो जमा होता था तो अनेक लोग उससे कार्य करते थे और मंदिर के आसपास नगर बसा लेते थे। तो मंदिरों के आसपास नगर का विकास हुआ। मंदिरों का महत्व क्या था? पूजा स्थल, व्यापार केंद्र, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र। तो मंदिर क्यों इतने महत्वपूर्ण थे? क्योंकि मंदिर में सिर्फ पूजा ही नहीं की जाती थी, पूजा के साथ साथ और भी काम किए जाते थे। पूजा स्थल था, व्यापार केंद्र था, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ से आर्थिक गतिविधियाँ भी की जाती थी। पैसे जो आते थे दान में उसको लोगों को दिया जाता था काम करने के लिए। तो ये सारे काम जैसे कि बैंकिंग
बैंक में होता है। बैंक में क्या होता है, बैंक में लोग पैसा मांगते हैं और जब काम पूरा हो जाता है तो पैसा वापस कर देते हैं। तो उसी तरह से मंदिर में भी जो पैसा आता था लोगों को दिया जाता था अपने कामों को करने के लिए। उदाहरण कांचीपुरम, मदुरै, तिरुपति, सोमनाथ, ये सारा मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मंदिर पाए जाते हैं। कांचीपुरम, मदुरै, तिरुपति, सोमनाथ। मंदिरों को दान मिलता था जिससे व्यापार और बैंकिंग चलती थी। तो मंदिरों को दान मिलता था जिससे व्यापार और बैंकिंग चलती थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे, हमने प्रशासनिक नगर देख लिया, मंदिर नगर देख लिया। अब तीसरा देखेंगे व्यापारिक नगर और बंदरगाह नगर, जहाँ व्यापार होता था। यहाँ पे व्यापार होता था। बंदरगाह किसको कहते हैं, जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ पे जहाज़ों को रखा जाए उसको बंदरगाह कहा जाता है। तो जो भी समुद्र के नज़दीक होगा वही व्यापारिक नगर और बंदरगाह नगर होगा। सूरत, कालीकट, मसूलीपट्टनम। और कालीकट हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कालीकट पे ही पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा पहुँचेगा और भारत की रातें काली हो जाएंगी। कालीकट भारत के इस वाले एरिया में पड़ता है। यहाँ पे कालीकट और वास्को डी गामा जो है यहीं पे आएगा भारत। तो ये हो गया कालीकट की बातें जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्लास 8 में पढ़ना है वो सब हमें। तो सूरत, कालीकट, मसूलीपट्टनम ये प्रमुख बंदरगाह थे, समुद्र के किनारे बसे हुए थे और व्यापार का प्रमुख केंद्र था यहाँ पे। इन नगरों से भारत का विदेशी व्यापार होता था। और ये जो नगर थे समुद्र के किनारे सटे हुए थे। ये जो नगर थे समुद्र के किनारे थे, इसलिए यहाँ पे जहाज़ को रखा जाता था। जहाज़ से बहुत दूर दूर तक, चीन तक भी व्यापार होता था। इसके भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये भारत का विदेशी व्यापार यहाँ से होता था। उसके बाद देखेंगे तंजावुर जो है वो चोल राजाओं की राजधानी थी। कावेरी नदी के पास स्थित। कावेरी नदी के पास स्थित चैप्टर में इसका बहुत ही डिटेल्स में दिया गया है। तो हम लोग चैप्टर भी पढ़ेंगे अच्छे से। तो चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसमें बताया गया है कावेरी नदी के बारे में, बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है कि वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास से बहती थी। तो अध्याय 2 में चोल वंश के राजा के बारे में दिया गया है। उसके बाद हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि 1000 वर्ष पहले था की यात्रा पर चल। तो 1000 वर्ष पहले हमने पढ़ा था कि चोल राजा हुआ करता था। आप लोग पिछले वीडियो में जाके देखेंगे। तो वही चोल राजा जो था उसकी राजधानी थी तंजावुर। और यहाँ पे वर्णन किया गया है 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास से बहती थी। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियाँ बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरू थच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते नहीं थकते। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर अलंकृत किया था। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग है। तो चोल राजा ने जो राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था उसके दीवारों पे यहाँ का जो कारीगर है जिसने मंदिर का निर्माण किया था उसका नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग भी स्थित है। चोल राजाओं की राजधानी थी और कावेरी नदी के पास स्थित थी तंजावुर। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? राजराजेश्वर मंदिर, महल, बाजार, सैनिक छावनियाँ। तो तंजावुर जो राजधानी थी चोल साम्राज्य की, वहाँ पे प्रमुख विशेषता थी राजराजेश्वर मंदिर था जिसके बारे में हमने अभी बताया। महल, बाजार, सैनिक छावनियाँ यहाँ पे थी। शिल्पकार, बुनकर, मूर्तिकार, कांस्य कलाकार यहाँ पे बहुत अच्छे थे जिन्होंने बहुत अच्छे निर्माण किए हैं। यह नगर प्रशासन और धर्म दोनों का केंद्र था। और ये तंजावुर जो था वो प्रशासन और धर्म दोनों का केंद्र था। और यहाँ पे हम लोग एक चोलकालीन कांस्य प्रतिमा के बारे में जानेंगे। चोलकालीन कांस्य प्रतिमा लुप्त मोम प्रक्रिया से बनाई जाती थी। पहले क्या किया जाता था, एक मोम से प्रतिमा बनाई जाती थी
फिर जैसे वो मोमबत्ती हम लोग देखते हैं, उस मोम से प्रतिमा बना करके उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था। उसके बाद उस प्रतिमा को गर्म किया जाता था। गर्म करने के बाद उसमें एक छेद कर दिया जाता था, जिससे सारा मोम पिघल जाता था। अब वो मिट्टी का रह जाता था और जिस छेद से मोम को निकाला जाता था उसके अंदर से धातु को पिघला के भर दिया जाता था, और धातु जब सूख जाती थी तो उस मिट्टी को हटा दिया जाता था और वो धातु की प्रतिमा बन जाती थी। ये उत्कृष्ट श्रेणी की चोल कालीन कांस्य मूर्तियाँ थी। और ये यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये कांस्य मूर्ति जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते दिखाया गया है, तो ये भी लुप्त मोम प्रक्रिया से ही बनाया गया है। पहले मोम से, फिर मिट्टी चढ़ा के, फिर मिट्टी से मोम को निकाल दिया गया और उसके बाद अंदर में धातु भर दिया गया। जब धातु सूख गया तो उसको प्रतिमा के ऊपर से मिट्टी को हटा दिया गया और ये धातु की प्रतिमा प्राप्त हो गई। और कांसा जो है एक मिश्र धातु होता है जो तांबे और टीन के मेल से बनता है। तो बीपीएससी में पूछा भी था कि कांसा किसके मिलने से बनता है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। उसके बाद हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। व्यापार और संस्कृति का बड़ा केंद्र था। ये जो हम्पी थी वो व्यापार और संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र था। और इस चैप्टर में हम्पी के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ना है। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित थी। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गाढ़े चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था। तो यहाँ पे हम्पी ये चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप लोग को डिटेल्स में हम्पी के बारे में देखने को मिलेगा। हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना रथ, ये रथ जो है वो पत्थर का बना हुआ है। तो इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि ये जो नोट्स आप लोग पढ़ रहे हैं उसके बाद आप लोग चैप्टर को ज़रूर पढ़ ले, क्योंकि यहाँ पे मैंने नोट्स बना के पढ़ाया है लेकिन चैप्टर भी पढ़ना ज़रूरी है। तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। व्यापार और संस्कृति का बड़ा केंद्र था। विशेषताएं, हम्पी की विशेषताएं क्या थी? बड़े बाजार, मंदिर, महल, घोड़ों का व्यापार, यहाँ से घोड़ों का व्यापार होता था। बहुत बड़े बड़े बाजार थे और बहुत सुंदर सुंदर मंदिर थे यहाँ पे। विदेशी यात्री हम्पी की समृद्धि से प्रभावित थे और जितने भी विदेशी यात्री आते थे वो हम्पी की समृद्धि से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार, और सूरत को पश्चिम का प्रवेश द्वार कहा जाता था। सूरत गुजरात का प्रसिद्ध बंदरगाह था। सूरत को पश्चिम का प्रवेश द्वार इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये समुद्र के किनारे बसा हुआ था और पश्चिम दिशा से विदेश से लोग यहाँ पे आते थे, इसलिए इसे पश्चिम का विदेश द्वार कहा गया था। उसके बाद मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण बंदरगाह। आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण बंदरगाह था मसूलीपट्टनम। पूर्वी व्यापार का बड़ा केंद्र था। ये पूर्व में है। मैप में आप लोग देखेंगे मसूलीपट्टनम कहाँ है, तो पूर्व में है। यहाँ पे है मसूलीपट्टनम, ये रहा मसूलीपट्टनम, हम्पी, मसूलीपट्टनम, यहाँ पे मैप है ये। और यहाँ पे सूरत है, सूरत हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया। ये सारा कुछ मैप में आप लोगों को देखने से पता चलेगा, जो कि चैप्टर में हमें देखना है। यहाँ से कपड़ा, रंगीन वस्त्र, मसाले विदेश भेजे जाते थे और मसूलीपट्टनम से कपड़ा, रंगीन वस्त्र, मसाले विदेश भेजे जाते थे। व्यापार और व्यापारी, अब व्यापार और व्यापारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्यापारी जो वस्तुएं खरीदते और बेचते हैं, तो व्यापारी किसे कहा जाता है? जो वस्तुएं खरीदते और बेचते हैं। व्यापार के साधन समुद्री मार्ग, स्थलीय मार्ग। व्यापार कहाँ से होता था? समुद्र से होता था और एक स्थल से, दो मार्गों से होता था, एक समुद्र मार्ग से और एक स्थल मार्ग से। व्यापारी जो व्यापार करते हैं, जो वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं, उसको व्यापारी कहते थे। और दो तरह से व्यापार होता था, एक स्थलीय मार्ग से, एक समुद्री मार्ग से। समुद्री मार्ग
मार्ग मतलब समुद्र के द्वारा, और स्थलीय मार्ग मतलब स्थल के द्वारा जो व्यापार होता था। प्रमुख शिल्प बुनाई, धातु कला, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी का काम, ये सब प्रमुख शिल्प कार्य थे। बुनकर, भारत का कपड़ा विदेशों में बहुत प्रसिद्ध था और कपड़ों को बुन करके जो बनाया जाता था वो विदेशों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। बुनकर जो बुन के कपड़ों को बनाते थे। तो ये यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे श्रेणियाँ। व्यापारियों और कारीगरों के संगठन को श्रेणी कहते थे। तो व्यापारी और कारीगर जो मिल के संगठन बनाते थे उसको श्रेणी कहते थे। कार्य वस्तुओं की गुणवत्ता नियंत्रित करना। श्रेणियों का काम क्या था? वस्तुओं की गुणवत्ता नियंत्रित करना, कीमत तय करना, नए कारीगरों को प्रशिक्षण देना, व्यापारियों की सुरक्षा करना। तो ये थे श्रेणी के काम। व्यापारी और कारीगरों के संगठन को श्रेणी कहते थे और श्रेणी के कार्य आपने देखा। अब हम लोग देखेंगे विदेशी व्यापार। भारत में व्यापार करने आते थे विदेशी व्यापारी, भारत में व्यापार करने आते थे। अरब, फारसी, चीनी, यूरोपीय व्यापारी कौन कौन आते थे? अरब से आते थे, फारस से आते थे, चीन से आते थे, यूरोप से आते थे। भारत से मसाले, कपड़े और कीमती वस्तु ले जाते थे। और भारत से क्या क्या ले जाते थे? मसाले, कीमती वस्तुएं, कपड़े, ये सब कुछ भारत से लेके जाते थे। नगरों का महत्व। व्यापार का केंद्र रोजगार प्रदान करते थे। व्यापार का केंद्र जो था वो लोगों को रोजगार प्रदान करता था, संस्कृति और कला को बढ़ावा देता था। नगरों के विकास से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और नगर का जो विकास हुआ उससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। और यहाँ पे हम लोग बीदर शिल्प कला के बारे में पढ़ेंगे। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जराई के काम इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया। तो यहाँ पे काम देखिए आप किस तरह का काम किया गया है। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। ये विश्वकर्मा समुदाय से आते थे और इसके अलावा वे राजमहल, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। और ये बेदरी कला जो इस तरह से बहुत सुंदर ही कला यहाँ पे दिखाई गई है। और यहाँ पे शॉल का बॉर्डर दिखाया गया है। तो उस टाइम पीरियड में मेडाइवल हिस्ट्री हमने जो देखा, मेडाइवल टाइम में बहुत सारी चीज़ों का विकास हो चुका था। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि ये सब कुछ अभी नया नया बना है। और यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर में बनाया गया था और अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम पर अपनी बस्ती बसाई। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग ज़रूर देखें और देखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद सही और गलत है। क्या राजराजेश्वर मंदिर के मूर्तिकार का नाम एक शिलालेख से जानते हैं? नहीं, शिलालेख नहीं। एक राजराजेश्वर मंदिर का जो नाम है वो शिलालेख पे नहीं लिखा हुआ बल्कि मंदिर के दीवारों पर लिखा गया। तो ये गलत हो गया। सौदागर लोग काफिलों में यात्रा करने के बजाय अकेले यात्रा करना अधिक पसंद करते थे। ये भी गलत हो गया क्योंकि सौदागर लोग जो थे वो काफिलों में यात्रा करते थे, अकेले नहीं। सूरत बंगाल की खाड़ी परिस्थिति की महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन है। तो गलत हो गया। ये बंगाल, सूरत जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित नहीं है। काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो यहाँ पे अभी हमने देखा था घोड़े का व्यापार। और ये आप लोग बनाइए कि काबुल हाथियों के व्यापार के लिए फेमस था या नहीं था। इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप लोग को ये मिल जाएगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अगर आप लोग इसको बना के अगर आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे तो इससे क्या होगा कि मेंस की राइटिंग आप लोग की अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इससे लिखने से हमें शब्द मिलेगा, शब्द का प्रयोग करना आएगा। तो आई होप, मेरा सजेशन आप लोगों की, आप लोग जैसे इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं तो इसको आप जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन को अपने मन से बनाइएगा। तो क्या होता है, इससे हमारा दिमाग सही दिशा में जाता है और हमें पता चलता है कि कहाँ पे किस शब्द का प्रयोग करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कौन सा शब्द कहाँ पे प्रयोग करना है वही नहीं पता होता है। तो हमें इसको अभी से अगर बनाएंगे हम लोग तो हमें बहुत हेल्प मिलेगा मीन्स राइटिंग में भी, बीपीएससी और यूपीएससी के लिए। तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए, अच्छे समझिए, एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट करने के बाद इसका नोट्स बनाइए जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपको। तो आज का हमारा चैप्टर था
अध्याय 6 नगर व्यापारी और शिल्पीजन। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको पूरे अच्छे से देखिए और चैप्टर एक बार जरूर पढ़िए और चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करिए, क्योंकि एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग एनसीईआरटी को डीपली पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो जैसा कि यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, उसमें 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन जिस तरह से दिए हुए थे, तो अगर हम लोग उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छा से जानेंगे तो गलत ऑप्शन को हम लोग पहचान सकते हैं। तो जो पढ़ता है वही अच्छे से बना भी पाता है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए और चैप्टर को पढ़िए। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और फिर मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।